नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले इस शब्द को जान लेते हैं, क्या कह रहा है ये शब्द रेडॉक्स। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आ गया इसमें रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको रिडक्शन। रेडॉक्स में रिडक्शन दिखाई दे रहा है हमें, रिडक्शन। हिंदी में कहते हैं उसको अपचयन। दूसरा शब्द है ऑक्सीडेशन। ये OX किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन मतलब इसे कहेंगे हिंदी में ऑक्सीकरण। अब अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है ये हम लोग अभी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी यूं जान लो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, दोनों है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, इस चैप्टर को जानने के लिए, अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको पहले दो चैप्टर पढ़कर आने पड़ेंगे। एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी वाला और एक केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग वाले अगर दो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो आप किसी भी YouTube चैनल पर जाकर और ये दोनों चैप्टर जाकर देखाएं, सिखाएं, हल्की फुल्की जानकारी ले आएं ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ पाएं। और मैंने पहले भी बताया कि मेरे वीडियो में लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सभी एग्जाम्पल कवर हो जाएं, आपको कहीं अन्यत्र झांकने की आवश्यकता न पड़े, कहीं दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल्स देखने की ज़रूरत न पड़े, कहीं अपने साथियों के रजिस्टर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। कोई मांगे तो आपसे ही मांगे रजिस्टर कि यार मेरे को देना रजिस्टर तुम्हारा, कि तुमने सुरेंद्र सर वाले मैटर है वो उतार रखा होगा रजिस्टर में। ओके, तो हम लोग अब शुरू करें कि ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आज का, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। तो इसको मैं पहले ये बता दूं कि जब भी हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक जब भी निकालते हैं तो हमारा आधार क्या रहता है? हमारा आधार रहता है विद्युत ऋणता। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हमारा जो बेस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, विद्युत ऋणता रहता है। और विद्युत ऋणता आप जानते हो, आपने पढ़ रखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, नहीं तो दोबारा पढ़ लें आप लोग। विद्युत ऋणता किसको बोलते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कोई भी बॉन्ड है, चाहे वो सहसंयोजक बंध है चाहे वो उपसहसंयोजक बंध है, कोई भी बॉन्ड होता है। कोई भी जो बॉन्ड है, पहले मैं सहसंयोजक बंध ले रहा हूं, ये बॉन्ड HCl के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपको पता है, इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा हाइड्रोजन ने, और एक किसने दिया होगा? क्लोरीन ने। इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं और एक हाइड्रोजन ने दिया और एक क्लोरीन ने दिया। ये अब मान लो बीच में पड़े हैं, जबकि ये वास्तव में बीच में नहीं पड़े। ये कहां होंगे? इनमें से जो अधिक विद्युत ऋणी होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अधिक विद्युत ऋणी होगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। सांझे के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इनको खींचेगा। तो अब आप लोग इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार यूं समझ लें कि मान लो ये बॉन्ड तोड़ा जाए, ये बॉन्ड तोड़ा जाए,
तोड़ा जाए तो अपने ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर। तो ये उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन एक तो खुद का तो आना ही था, उसका और ले गया। इस बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इसका क्लोरीन का खुद का था, एक ही हाइड्रोजन वाला खींच ले गया। इलेक्ट्रॉन गया है उस तरफ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। कितनी दफा नेगेटिव हो गया? एक खींच के लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिव हो गया, इसलिए इसके ऊपर -1 लगा दिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये +1। तो अब ये जो चार्ज आए हैं +1 -1, जो हमने तोड़कर बनाए, इस बॉन्ड को तोड़कर बनाए, ठीक है। तो ये जो चार्ज आए, ये वास्तव में चार्ज तो थे नहीं, काल्पनिक चार्ज थे। ऑक्सीकरण अंक पढ़ते समय ये जानेंगे हम लोग कि चाहे तो वो वास्तविक आवेश हों, चाहे वो काल्पनिक हों, इमेजिन किए हुए चार्ज हों, चार्ज कैसा भी हो, तो अगर वास्तव में नहीं है तो इमेजिन कर लेंगे कि ये बॉन्ड तोड़ने के बाद जो अधिक विद्युत ऋणी है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, अधिक विद्युत ऋणी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अंक के बारे में, ये सब किस पर निर्भर करेगा? ये चीज निर्भर करेगी विद्युत ऋणता पर। जिसकी भी विद्युत ऋणता आपको ज्यादा मिले, बस उसकी तरफ दे देना इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चले गए, एक बॉन्ड के चले गए, 1 माइनस, 2 बॉन्ड के खींच ले गया, 2 माइनस, 3 बॉन्ड के खींच ले गया तो 3 माइनस। जिसका गया है इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके +1, 2 बॉन्ड होते, दोनों बॉन्ड के गए इलेक्ट्रॉन +2, 3 बॉन्ड होते, तीनों बॉन्ड के गए तो +3। ये मैं बढ़ा देता हूं जरा, देखो मान लो कोई कंपाउंड A और B, मैंने कह दिया साहब ये अधिक विद्युत ऋणी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो A और B के अंदर जब इसको तोड़ा जाए या ऑक्सीकरण अंक बताया जाए इसका, तो अपने कहेंगे एक बॉन्ड के खींच के ले गया इलेक्ट्रॉन। ये A और B दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, और B की विद्युत ऋणता मैं लिख रहा हूं कि B की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? A और B में सिंगल बॉन्ड है तो ये खींचेगा, सिंगल बॉन्ड यानी 1 माइनस खींच लिया इसने, इसलिए माइनस, इसका चला गया इसलिए इसके ऊपर प्लस। ऐसे ही A और B में डबल बॉन्ड होता और ये अधिक विद्युत ऋणी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इस बार इस बॉन्ड की वजह से -1, इस दूसरे बॉन्ड की वजह से 1 माइनस और, यानी टोटल कितना हो गया? -2, तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता और B अधिक विद्युत ऋणी होता, तो इसकी वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, तो 3 बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 3 माइनस, और इसके 3 चले गए इसलिए 3 प्लस। ओके, ये आधार रहेगा हमारा विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता को आधार मानते हुए हम लोग इनमें ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। चलो अब टॉपिक पर लौटते हैं हम लोग वापिस, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने के तरीके रहेंगे वो हमारे पास 2 तरीके रहेंगे। एक हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और एक हम स्ट्रक्चर देखते हुए निकालेंगे। क्या देखते हुए? स्ट्रक्चर देखते हुए, संरचना देखते हुए। तो संरचना ही वास्तव में 100% रिजल्ट एक्यूरेट देगी, 100% सत्य, 100% सही रिजल्ट संरचना देखकर ही आएंगे। शॉर्ट ट्रिकों से सही रिजल्ट की संभावना थोड़ी कम है उसकी तुलना में। तो वास्तव में तो स्ट्रक्चर ही मालूम होनी चाहिए हमें, और स्ट्रक्चर के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आना चाहिए अपने को। इसीलिए मैंने लिखा वहां कि आपको केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध वाला चैप्टर है वो आना चाहिए। फिर भी शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी अपने, तो पहले शॉर्ट ट्रिक देख लें और फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में करना क्या है? विद्युत ऋणता को आधार बनाना है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी तरफ -1, एक बॉन्ड है, तो जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी तरफ +1, बस यही आधार रहेगा। स्ट्रक्चर में तो बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर अगर हमें दे दी तो याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बस विद्युत ऋणता मालूम होनी चाहिए। चलो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं हम लोग। तो यहां मैंने कुछ
पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंटों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। और लगभग पॉइंट कवर करने की कोशिश की है मैंने, एक दो रह रहे हैं वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले उदासीन यौगिक, न्यूट्रल कंपाउंड। क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो उदासीन यौगिक जो न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनकी टोटल, यहां लिख देता हूं मैं, कुल ऑक्सीकरण अवस्था, कुल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। तो देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ऑल ओवर जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इनका सबका जोड़ेंगे तो जोड़ के जो टोटल आएगा वो टोटल शून्य रहेगा, 0। K2Cr2O7, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है साहब। तो इसमें K, Cr, O, इन सब की हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के टोटल जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा हमारा? 0 आएगा, 0 आएगा टोटल। उदासीन है ना, ये न्यूट्रल है, इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो कोई आवेश नहीं आएगा, कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं बनेगा, इनका टोटल 0 आएगा। अब कोई आयन है, यहां वर्ड लिखा है क्या? आयन। कोई आयन हो अपने पास तो उसका जब ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीकरण नंबर बन जाएगा उसका। जैसे ये अमोनियम NH4+, तो चार्ज कितना है? +1, तो टोटल ऑल ओवर +1 बन जाएगा। नाइट्रोजन और चारों हाइड्रोजनों का जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ के जो टोटल आएगा वो टोटल +1 निकलेगा। कैसे निकलेगा आ जाएंगे आगे हम जब करेंगे इनको, मैं अभी बता रहा हूं, वो बातें याद रख लें आप शॉर्ट में। SO4 -2, तो टोटल -2, SO4 का टोटल लगाएंगे तो -2 बनेगा, ऊपर जो चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन पे +1 है, +1। क्लोरीन के ऊपर -1 लगा हुआ है, -1 आएगा। सोडियम के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो +1 आएगा। ऑक्सीकरण नंबर +1 आएगा। सोडियम का जितना ऊपर चार्ज दिख रहा है वही ऑक्सीकरण नंबर बन जाता है उसका। ओके। थर्ड पॉइंट, जब कोई तत्व एक ही परमाणुओं जैसे बनाओ, एक ही परमाणु मतलब उसको बनने में जितने भी परमाणु लगे हैं वो सब के सब एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे? H2 में 2 हाइड्रोजन, दोनों एक जैसे। जैसे Br2, 2 Br लगे हुए हैं। तो जब कोई तत्व एक जैसे परमाणुओं का बना हो या समरूप हो, समरूप मतलब एक जैसे से, एलोट्रोपिक, या फ्री स्टेज में हो, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब मैं समझा देता हूं एक जैसे परमाणुओं की क्यों होती है। जैसे यहां Br2 का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। Br और Br में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? Br दोनों की विद्युत ऋणता क्या आएगी? समान, क्योंकि वो एक ही तो परमाणु है। एक ही परमाणु मतलब एक जैसे परमाणु है, तो दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन न तो ये खींच पाएगा न ये खींच पाएगा, दोनों की पावर बराबर है। तो न तो इसको दे सकते न इसको दे सकते, इसलिए इसकी भी 0 और इसकी भी 0, तो ऑल ओवर क्या मान लेंगे अपने? 0 मान लेंगे। ओके। ऐसे ही P4, 4 P जुड़े हुए हैं आपस में, 4 P, तो सभी P की जो पावर है वो बराबर रहेगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 आएगी। फ्री ऐसे ही O3, N2, F2, Cl2। अब इसकी बात करें Na, Mg, Al। अब ये फ्री स्टेज में है, किसी से कोई बॉन्ड इनका नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्री स्टेज में है, अकेले पड़े हैं, मुक्त अवस्था में है, तो इनका क्या आएगा? ऑक्सीकरण नंबर 0। हाँ, कोई चार्ज होता, जैसे ऊपर चार्ज है Na+, कोई चार्ज होता तो उतना ऑक्सीकरण नंबर बन जाता। फ्री स्टेज में है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनका ऑक्सीकरण नंबर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 रहेगा। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट की। पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप पहला इधर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, उधर हीलियम, फिर लिथियम, आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, फिर सोडियम। ऐसे जो फर्स्ट ग्रुप आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसकी बात चल रही है। तो फर्स्ट ग्रुप में भी कौन? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु ले लिया इसने, मतलब उसने हाइड्रोजन को निकाला है। या मैं ऐसा भी लिख सकता था यहां कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी कौन हुए? क्षारीय धातु हुए।
एल्केलाइन मेटल हुए। तो जो एल्केलाइन मेटल है फर्स्ट ग्रुप वाले उनका +1 होता है, और वो भी कब होता है, वह भी कब होता है जब वो किसी से बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान रखना ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप का ही है, यहाँ 0 क्यों हुआ इसका, क्योंकि ये फ्री पड़ा है, इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। जब बॉन्डिंग में होता है यहाँ, इसीलिए मैंने रिमार्क लगा दिया, जब बॉन्डिंग स्टेज में है तब भी इनका क्या मानना है, +1। अब यहाँ तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो दिखाए हैं ये वास्तव में अभी बॉन्ड नहीं बनाया है। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे ये किसी के साथ तो इन सब का क्या बैठेगा, ऑक्सीकरण नंबर +1। जब बॉन्ड बना लेंगे तब +1 बैठेगा है, जब तक फ्री है तब तक 0 है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड ग्रुप आएगा आगे, एल्केलाइन सॉइल मेटल वाला, क्षारीय मृदा धातुओं वाला, उनका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, उनका ऑक्सीकरण अवस्था या उनका ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है, +2। और वो भी कब, यहाँ वही कंडीशन लगेगी कब, जब बॉन्ड बनाए तब। जब तक फ्री हैं वो फ्री पड़े हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड फ्री पड़ा है, ये मैग्नीशियम जब तक फ्री है तब तक तो 0। जब इसने किसी से बॉन्ड बना लिया, जैसे Mg ने मान लो बॉन्ड बना लिया, ये MgO बन गया, बॉन्ड बना लिया। अब Mg जो है ये +2 में है इस समय, और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है। तो जब सेकंड ग्रुप वाले किसी से बॉन्ड बना चुके होते हैं तब उनकी ऑक्सीकरण जो नंबर आएगा वो +2 आएगा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इत्यादि। ओके, और बाकी सार्वत्रिक, ये सार्वत्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये लागू होगा, आंख मीच के इसको लगा देना आप लोग इस रूल को। और फ्लोरीन का -1 रहता है हमेशा। बुक में आप यही पाओगे कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये तो खींचेगा, इसके आसपास में कोई भी फटक जाए उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके ऊपर तो माइनस आएगा ही आएगा। और एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके बाद ये नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है इसका पूरा हो जाता है, अष्टक, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो बॉन्ड और बनाएगा नहीं, एक ही बनाएगा, और उसे एक के खींचेगा इलेक्ट्रॉन उसकी खींचेगा, तो इसके ऊपर -1। तो अपनी बुक में लिखा होता है कि -1 होता है, तो वास्तव में क्या है, -1 तो होता ही है। इसके अलावा केवल ये आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि क्या केवल -1 होता है, नहीं, 0 भी होता है। कब होता है 0, जब सेम, मतलब खुद का खुद के साथ, जैसे ये देखो ये फ्लोरीन जो है, 2 फ्लोरीन आपस में जुड़ गए, फ्लोरीन और फ्लोरीन यूं, तो फिर अब इनका दोनों एक जैसे ही हैं, ये ना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते ना इसको दे सकते, बीच में अटके रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो फिर इस स्टेज में क्या होगा, 0 आएगा। तो फ्लोरीन -1 और 0 दोनों दर्शाता है। दूसरों के साथ बॉन्ड बनाए तो -1, खुद के साथ ही बॉन्ड बनाए तो 0। नेक्स्ट हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पहले वर्ग वाला, ये देखो पहले वर्ग वाला यहाँ था, ये फर्स्ट ग्रुप वाला। हाइड्रोजन भी पहले वर्ग की तरह, फर्स्ट ग्रुप की तरह +1 ही दिखाता है नॉर्मली। लेकिन जब हाइड्रोजन बेचारे को खुद वालों के साथ आना पड़ जाए, खुद वाले मेटल हैं जो नीचे उसी ग्रुप के, वो तो +1 से बदलेंगे नहीं। जैसे लिथियम, सोडियम उसी के दोस्त हैं, उसी के ग्रुप में आते हैं। खुद के दोस्तों के साथ आ गया, वो तो बदलेंगे नहीं, वो तो रहेंगे किसमें, ये लिथियम तो रहेगा +1 में। तो बेचारे हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, उस कंडीशन में हाइड्रोजन को -1 होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कुछ एक जगह पर, यानी मेटल के साथ, खुद की मेटल, बगल वाले की मेटल, और जितने भी मेटल्स हैं, मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करता है तब हाइड्रोजन किस में रहता है, -1 में। जैसे कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, लिथियम के साथ, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, निकिल के साथ। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। ये एक बेस बनाएंगे अपना, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन निकालें तो क्वेश्चन जो हमारे हैं वो चुटकियों में हल हो। इसको आप उतार लें। फिर एक ऑक्सीजन के बारे में और बता देता हूँ, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और एक आध एग्जाम्पल अभी इसी वीडियो में पार्ट 1 में लेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित, यानी संरचना के ऊपर आधारित एक वीडियो मैं इस पे बना देता, मतलब एक एग्जाम्पल लेकर वीडियो बना देता हूं मैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में उनके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। ओके,
आओ विद्यार्थियों, हम लोग शॉर्ट ट्रिक की आखिरी कड़ी है उसको कंप्लीट करें और फिर हम लोग चलें एग्जांपल्स के ऊपर। ओके, तो अब एक ऑक्सीजन साहब रह गए हैं, ये काफी पजल रहते हैं। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो नंबर है, नॉर्मल ऑक्सीकरण जो अवस्था या ऑक्सीकरण अंक है वो क्या रहता है, -2। कैसे, देखो हाइड्रोजन नॉर्मली मेटल को छोड़ दें तो हाइड्रोजन क्या दिखाता है, हाइड्रोजन दिखाता है +1। अब दो हाइड्रोजन है, +1 यानी कितने हो गए, +2। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, +2। तो ये +2 ऑल ओवर अपने को क्या बनाना है, 0 0। तो इसको बेचारे को ऑक्सीजन को अपने को क्या करना पड़ता है, -2। तो नॉर्मली -2 चलता है ऑक्सीजन जो है। ओके, अब बात करें जब पर ऑक्साइड में होता है, ये पर ऑक्साइड में होता है तो क्या स्टोरी रहती है। तो पर ऑक्साइड के अंदर ये क्या दिखाता है, पर ऑक्साइड के अंदर ये शो करता है -1। कैसे, तो मैंने यहां कहा कि पर ऑक्साइड जो है उसमें -1 होता है। तो देखो H2 ने तो क्या होना है, +2, एक H +1 दूसरा +1 तो +2। तो दोनों O2 मिला के -2, दोनों O2 मिला के -2। तो एक O2 के हिस्से कितना आया, एक O2 के हिस्से आया -1। ऐसे ही ये +2 -2 दोनों O2 मिला के -2/2 यानी 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के हिस्से कितना आया, -1। तो एक ऑक्सीजन यहाँ -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो के फर्स्ट ग्रुप आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट ग्रुप वाले क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1 शो करते हैं, शो करते हैं। ये +1 ऑल ओवर 0 करना है तो इसको -1 बनाना पड़ेगा, पूरा कंपाउंड 0 करना है। 0 कब होगा, दोनों का मिला के, तो +1 -1 मिला के 0। तो यानी दोनों O2 मिलाकर -1 हुआ, -1 दोनों O2 का। तो एक O2 का क्या आएगा, -1/2 यानी हाफ। और कई बार 0.5 लिखा होता है, तो हाफ क्या होता है, मैथमेटिक्स में 0.5 ही होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन डाल दिया था हमारे गुरुदेव ने, तो बहुत सारे लोग उलझ गए कि 0.5 किसका होता है, 0.5 तो देखा ही नहीं कभी। तो बिल्कुल होता है 0.5, हाफ है वो 0.5 ही है। तो K और O3 की बात करें, किसकी बात करें, K और O3। अब इसमें देखो K तो क्या होता है, K नॉर्मली होता है, ये ओजोनॉइड की बात चल रही है, ओजोनॉइड की। K जो होता है वो +1 होता है। ऑल ओवर अपने को पूरे को क्या बनाना है, 0 0। इस पूरे को -1 मानना पड़ेगा। फिर -1 मानेंगे तो 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, -1/3। ऐसे ही OF2 में क्या होता है, OF2 के अंदर आप जानते हो कि फ्लोरीन तो किस में रहने वाला है, माइनस में। ये तो प्लस का बनता नहीं है, तो ये फ्लोरीन तो माइनस के एक फ्लोरीन का, दूसरे का एक, ऐसा लिख देता हूं, -1 टोटल हो गए -2। तो इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या बनना पड़ेगा, +2 ऑल ओवर न्यूट्रल करने के लिए। तो +2 -2 कैंसिल, 0। तो ऑक्सीजन यहां देखो क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया +2 में। तो नॉर्मली -2, लेकिन इस केस में +2 आ गया। यहां पर वही बात कि F2 है, F2 क्या होगा, F2 -2। तो दोनों O2 को क्या बनना पड़ेगा, +2। तो एक ऑक्सीजन के हिस्से क्या आया, +1। +2 दोनों ऑक्सीजन का है, तो एक ऑक्सीजन का +1 हुआ। ऐसे ही O2 जो है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, सेम समान परमाणु जब जुड़ते हैं तो व्युत्क्रमणिता का अंतर कर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या मान लेंगे कि किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, 0 आ गया है। तो अब यहां देखें आप कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं, यहां सामान्यतः -2 ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनते ही जस्ट हाफ, -1 होगी, -2 से -1। सुपर ऑक्साइड बनते ही और आधी होगी 1 की। ओजोनाइड बनते ही 1/3, और बाकी ये स्पेशल केस हैं ही आपके सामने। ओके,
अब देखो मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक हो सकता है किसी जगह हमारे सेट नहीं बैठे। जब दो अज्ञात तत्व दे दिए, अज्ञात परमाणु दे दिए जाएं, किसी तत्व में दो अज्ञात हैं और एक ज्ञात है अपने पास, वहां दिक्कत आ जाएगी, फिर हमें स्ट्रक्चर ही देखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास परमाणु 3 हैं, 2 हमें ज्ञात है, सार्वत्रिक सत्य वाले हैं, जैसे एक सोडियम है एक फ्लोरीन है, तो सोडियम +1 दिखाता है, फ्लोरीन -1 दिखाता है, ये फिक्स है, तो तीसरे का निकल जाएगा अपने आप ही। और जब 2 अज्ञात हो जाएं, फिर भाई संरचना से ही साहब काम चलेगा, फिर साहब संरचना से ही आप काम चलाएंगे। संरचना के कंसेप्ट में बता देता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो संरचना, जैसे मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सहसंयोजक बराबर का साझा, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसने दिया एक इसने दिया। अब इनमें से जो विद्युत ऋणी अधिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, साझा खत्म होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा। तो मान लो आप इन दोनों में से किसी को भी विद्युत ऋणी मान लो, माना बी अधिक विद्युत ऋणी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए की तुलना में, तो ए की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है, तो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एक बॉन्ड के ले जा रहा है, तो एक -1, इसके ऊपर एक +1। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने यहां CH4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेगा, तो कार्बन पे -1 उस पे +1। इस कार्बन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता तो कार्बन की ज्यादा ही है, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, -1 इस पे +1, -1 वही बात, +1 -1 ऐसे हो जाएगा ये। अब टोटल कार्बन की निकाले अपने, कार्बन की, तो ये देखो इन चारों बॉन्डों को खींचा है उसने, तो चारों को खींचा है, चारों के एक माइनस आए, यानी कार्बन जो है यहां कौन सी अवस्था में है, -4 अवस्था में है। तो सहसंयोजक बंधों के लिए तो ऐसा करके देख लेंगे, जितने आपको सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड दिखें, उनके इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी की तरफ भेज देने हैं और उतने ही माइनस लगा देने, दूसरे वाले के पास इतने ही प्लस लगा दोगे आप। अब उप सहसंयोजक, ये याद रखने के लिए बात है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इसमें बॉन्ड बनता जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड के लिए 2 चाहिए, इनमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, एक अकेला ही देता है, एक अकेला परमाणु देता है, दोनों को ले भाई रख, और अपना दोनों का शेयर है। जैसे किसी सेठ जी को लग रहा है कि ये काम बड़ा बढ़िया काम है, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, मैं केवल पैसे लगा सकता हूं, तो सेठ जी क्या करते हैं, एक ईमानदार आदमी ढूंढते हैं, ईमानदार, भी तुम ये काम करो, पैसा मैं लगाऊंगा, ये लो 2 लाख रुपए लो, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से लो, अपना दोनों का शेयर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसमें ऑक्सीकरण अंक निकालते समय 2 कंडीशन बैठ सकती है। देखो ये जब ऐसा निशान लगाओ, ऐसा, एक तो ये देखो ये बिल्कुल सीधा, और ये एरो में लगा हुआ है, एरो में लगा हुआ, इसका मतलब है इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों किसने दिए, ए ने, ए देने वाला है और बी लेने वाला। ए जो है वो डोनर है, दाता है, और बी है वो रिसीवर है, ग्राही है, एक्सेप्टर है। ऐसे ही यहां ये एरो यूं लगा हुआ है, तो ये देने वाला है और वो लेने वाला है। ओके, अब हमें ये तय करना है, यहां 2 कंडीशन बनेगी। हो सकता है कि यहां पर ये अधिक विद्युत ऋणी हो, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देने वाला जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो अधिक विद्युत ऋणी है, पावर उसी की ज्यादा है। तो देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड टूटा, ये अधिक विद्युत ऋणी था, ये 2 खींच ले जाएगा, इसी ने दिए यही खींच ले गया, इसी ने दिए यही खींच ले गया, इसी के थे इसी के पास चले गए, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों, ये फालतू थोड़ी लेके आया, ये खुद वाले तो लिए इसने, कोई चार्ज थोड़ी आएगा।
और उसके थे ही नहीं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेठ जी ने पैसा लगाया, सेठ जी का पैसा वापस आ गया, धंधा फैल हो गया, कोई बात नहीं। नहीं बन रही आज दोनों की, धंधा छोड़ रहे हैं दोनों, अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन मेरे पैसे मिल गए, भाई तुम तेरे रहा, ठीक है, ना तेरे को फायदा ना मेरे को फायदा। तो मतलब इसका कुछ गया ही नहीं। इसी के इलेक्ट्रॉन थे, इसी के पास वापस लौट आए, क्यों, अधिक विद्युत ऋणी है ना ये, इसी के पास वापस आ गए, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में इन दोनों को हम लोग 0 मान लेंगे। 0, वो ओ नहीं लिखा हुआ है, वो शून्य 0 लिखा हुआ है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे अभी। देखो यहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में देखो, एक तो ये सहसंयोजक बंध बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक ये उपसहसंयोजक बंध है। 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो देखो ये जब टूटेंगे ये, तो इन दोनों में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ये नाइट्रोजन खींचेगा। पहले मान लो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे नाइट्रोजन ने, इसके खींचे तो -1, कार्बन पे +1, फिर इस बॉन्ड के खींचे, इसके -1 +1, ये दोनों बॉन्ड की बात हो गई। अब ये जो बॉन्ड है स्पेशल, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, नाइट्रोजन ने। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अपने वापस ले रहा है, तो उस कार्बन को कहां दिक्कत है भाई, नाइट्रोजन के ही थे, नाइट्रोजन वापस ले गया, तो इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ओके, तो अभी नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ये भी बना हुआ है इधर हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन, नाइट्रोजन। तो जब ये बॉन्ड टूटे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ले जाएगा वो नाइट्रोजन, तो +1 यहां लिख देता हूं, +1, और नाइट्रोजन ले गया, नाइट्रोजन -1, इस बॉन्ड की वजह से ये +1 -1। तो ऑल ओवर चार्ज है, अब हम निकाल लें कि क्या बैठ रहा है कार्बन के ऊपर, तो +2, नाइट्रोजन क्या बन गया, -1 -1 0 -1 -3 और हाइड्रोजन जो है वो +1, +2 +1 +3 -3 कैंसिल, ऑल ओवर जो है वो 0 हो गया। तो अब इसमें नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में है, -3, और कार्बन का पूछे तो +2। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स करें, उल्टा करें। इस बार दाता को अधिक विद्युत ऋणी माना था, उसमें अपने ग्राही को अधिक विद्युत ऋणी मान लेते हैं, रिसेप्टर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं। माना ये जो है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, माना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब जो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एरो यूं लगा हुआ है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए, और बाद में इनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, सूझबूझ खत्म हो गई, बिजनेस टूटने वाला है ये। तो ये इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, होना क्या चाहिए था, इसी के थे भाई, इसी को वापस दे दो, लेकिन इस बार क्या है, वो अधिक विद्युत ऋणी है, अधिक पावर रखता है, नौकर है फिर भी पावर रखता है। तो वो क्या करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, क्योंकि विद्युत ऋणी वो ज्यादा है। तो उसके थे नहीं फिर भी खींच ले गया, उसके रिसेप्टर के वो थे नहीं, ए के थे वो इलेक्ट्रॉन, ए ने दिए थे, वो खींच ले गया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2, इसके पास कमी होगी, +2, इसने तो दिए थे शेयरिंग के लिए, ले गया वो, कमी हो गई ना इसके पास, इसको तो नुकसान हुआ पूरे बिजनेस के अंदर, कितने का, 2 का, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, नुकसान हुआ, तो +2, उसके पास 2 फालतू आ गए, इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए 2, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है ना, तो -2 चले गए उसके ऊपर, अपने -2 लगाएंगे हैं। जब इस बॉन्ड को, इस प्रकार के बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऐसी कंडीशन में तोड़ेंगे कि जो लेने वाला है इलेक्ट्रॉन, ग्राही है, वो अधिक विद्युत ऋणी है, तो फिर +2 -2 में चलेगा ये काम। तो अब देखो, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अधिक विद्युत ऋणी, तो -1, इसके ऊपर +1। इस बॉन्ड को देखें, इस बॉन्ड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इस बॉन्ड की बात हो रही है, इस बॉन्ड की। तो नाइट्रोजन
+1 ऑक्सीजन खींच ले जाएगा, -1, ओके। अब यहां बात करें इन दोनों बॉन्ड की, नाइट्रोजन की कंपेयर ऑक्सीजन ज्यादा खींच सकता है, तो ये तो सहसंयोजक बंध है। पहले इस एक की वजह से ये एक, इस एक को तोड़ा जाए, +1 -1, फिर इस दूसरे बॉन्ड को तोड़ा जाए, +1 -1। अब ये वाला बॉन्ड जिसकी चर्चा चल रही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए। हमें कैसे पता चला ये नाइट्रोजन ने दिए? उस एरो को देखकर, नाइट्रोजन ने दिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन। विद्युत ऋणी कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है, ऑक्सीजन खींचेगा, थे नाइट्रोजन के, खींच ले जाएगा वो। जब ये बॉन्ड टूटेगा ग्रीन कलर वाला ये बॉन्ड, तो क्या हुआ, ये खींच ले जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, -2, इसके ऊपर क्या आएगा, +2, इस ग्रीन कलर वाले की वजह से। तो अब ऑल ओवर चेक करें, ऑल ओवर चेक करें, नाइट्रोजन के ऊपर क्या सिचुएशन बैठी, +1 इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी +1, इसकी वजह से +2, तो टोटल ऑल ओवर 2, 3, 1 4 और 1 5, प्लस का 5। तो नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है -2 में, ये वाला हाइड्रोजन +1 में है, ये ऑक्सीजन -2 में, ये ऑक्सीजन -2 में। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसके ऊपर आधारित मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए मेरे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नंबर अक्सर लिखता ही हूँ बोर्ड के ऊपर, मेरे किसी भी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आए वो आप लोग यहाँ व्हाट्सएप में आंसर मांग सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूंगा। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने को, और जितनी बातें मैंने लिखाई हैं उनसे ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल करें हैं। आइए विद्यार्थियों देखें, ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपको सोल्व करने हैं। आपको सोल्व करने का प्रयास करना है, जितने हो पाए बढ़िया बात है, हो जाएंगे, पुराने जितने भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। और अगर नहीं हो तो उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इनके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 से लेके 9, 18, 26 और उसके बाद में 31 तक, और ये मिक्स्ड ऑक्साइड, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, 32 नंबर, 33 नंबर, 34, 34 नंबर। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है कि ये दो चीजों के मिक्स होने से बना है। इसकी रियल स्ट्रक्चर में PbO और PbO2 है जो आपस में अटैच हुए हैं। तो ये कुछ एक मिक्स्ड ऑक्साइडों के एग्जाम्पल हैं, और ये आपको अब निकालने हैं। और थोड़ी ट्रिक बता देता हूं, कहीं सोल्व करने बैठो, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल हैं, तो जब इस बॉन्ड को तोड़ो, आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो इसको भी 0 दोगे, इसको भी 0 दोगे। ओके, जैसे ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इक्वल हैं, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस बॉन्ड की वजह से 0, इस बॉन्ड की वजह से 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। और यहां पर ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये काउंट करने हैं। यहां और देखो, जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये यहाँ जो एरो लगा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए आपको कंडीशन बताई थी मैंने कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही देता है, यानी सल्फर ही दे रहा है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा है? अगर देने वाले की ही ज्यादा है तो वापस ले लेगा, 0 चार्ज। अगर लेने वाले की ज्यादा है, जिसने लिए हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन, उसकी ज्यादा है तो खींच जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा, और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव में आएगा, खींचने वाले के ऊपर नेगेटिव में चार्ज आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और फर्स्ट पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट हो गया है, और इसके आंसर्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में बना दिए जाएंगे, वो इसके सब पार्ट में डाले जाएंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी सहायता से हम क्या क्या पता चला सकते हैं। हम ये पता चला सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक है या अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह के कुछ एक और एप्लीकेशन, फार्मूला लिखना, इक्विवेलेंट वेट निकालना, तुल्यांकी भार निकालना, एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीयता क्रम, अम्लीयता पावर, अम्लीयता सामर्थ्य निकालना, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों
आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहिए। जो लोग नए आए हैं वीडियो के ऊपर, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें डाल दीजिए आप, ठीक है। मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहां तक संभव हो किसी के काम आते रहें। ओके, थैंक यू।